औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में वेरिएबल्स के हवाले से बात की थी और वेरिएबल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्टडी किया और एक रियल टाइम एग्जाम्पल के ऊपर भी हमने बात करके चीज़ों को क्लियर किया। जहाँ पे बात वेरिएबल्स की होती है, बिल्कुल उसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है। जब बात वेरिएबल्स की होगी तो बात कांस्टेंट की भी होती है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कांस्टेंट की, कि कांस्टेंट क्या चीज़ होती है। देखिए, हमने बात की थी कि हर वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू मेमोरी के अंदर चेंज हो सकती है, एक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, या वो ऐसी क्वांटिटी जो चेंजेबल होती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे एक और कॉन्सेप्ट होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंजेबल नहीं होती है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। आपके प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिक्स होती हैं, यू कैन नॉट चेंज दैट, लेकिन आपको उनको डिफाइन करना पड़ता है। मैं उसकी बड़ी बेस्ट एक एग्जांपल है, मैथमेटिक्स में आपको पता है कि पाई इस्तेमाल होता है। अब पाई बेसिकली एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है। आप मैथमेटिक्स की जिस मर्जी ब्रांच के अंदर वर्किंग कर रहे हो, जो मर्जी आप कॉन्सेप्ट लेके मैथमेटिक्स का चल रहे हो, कभी भी पाई की वैल्यू को आप चेंज नहीं करते, और ना वो हो सकती है और ना ही होती है। तो हमारे पास दो तरह की डिफरेंट पाई की वैल्यूज़ होती हैं, एक 22/7 है और एक 3.1415 है। तो बेसिकली दोनों एक ही हैं, तो जब उनको डिवाइड करके आप उसको पॉइंट्स में लेके आए तो वो 3.1415 बनता है। अब इसके अंदर कुछ जो मैथमेटिशियंस हैं उनकी थोड़ी बहुत शायद इसके अंदर वेरिएशंस है। कुछ कहते हैं 3.141516 है, कुछ कहते हैं नहीं जी 3.1416 है। तो इसके अंदर वेरिएशंस आ सकती है। तो खैर वो हमारी एक बहस नहीं है, ना ही हमारा वो टॉपिक है। बात करने का मकसद बेसिकली ये है कि आपको पता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर पाई की वैल्यू फिक्स रहेगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पर आपके कीबोर्ड में ऐसा सिंबल भी कोई नहीं है जो कि इस पाई को रिप्रेजेंट करे। तो ऐसी सूरत में आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है, आप एक ऐसा वेरिएबल बना लें जो चेंज ना हो सकता हो। आप मेमोरी की ऐसी एलोकेशन मेमोरी की कर लें, आप कोई ऐसी लोकेशन को आप एलोकेट कर लें जिसको आप बाउंड कर दें, कैन नॉट बी चेंज्ड, और आप उसको चेंज ना कर सकते हो। तो वो वेरिएबल जो चेंज नहीं हो सकता उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। अब ये तो एक साइंस अपने माइंड में क्लियर कर लें। अब दूसरे नंबर पर यहां पर मे भी पॉसिबल कि आपके जहन में क्वेश्चन आए कि जनाब अगर तो वो चेंजेबल वेरिएबल हुआ तो फिर वेरिएबल तो ना हुआ ना। फिर वो अगर वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती फिर तो वो वेरिएबल ना हुआ। तो जनाबे वाला आपको पता होना चाहिए, हमने ये बात पहले भी की थी कि आपके कंप्यूटर के सी प्रोग्राम के अंदर जितने भी आपके पास टोकन्स हैं, जिनमें आपके वेरिएबल्स हैं, आपके तमाम आइडेंटिफाइड्स हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड टोकन्स। अब इन टोकन्स में जो सबसे टॉप लिस्ट पे होता है वो होता है आइडेंटिफायर, और आइडेंटिफायर के अंदर वेरिएबल्स भी आते हैं और कांस्टेंट भी आते हैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं इस कांस्टेंट की जो चेंज नहीं हो सकता, जिसकी मेमोरी लोकेशन फिक्स होती है। अच्छा, यहां पे मैं बताता चलूं कि इसका ताल्लुक मेमोरी लोकेशन से नहीं होता, इसका ताल्लुक इसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू से होता है कि आपकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पर आपका कॉलेज के अंदर जो भी फीस है तो वो पहले मंथ में या फर्स्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो डिसाइड होती है, तो वो कांस्टेंट हो जाती है। अब आप उसके अंदर फर्दर आगे उसकी इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं, भी 2 इंस्टॉलमेंट करवानी है, 3 करवानी है, 6 करवानी है, 5 करवानी है, तो इंस्टॉलमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जनाब मेरा जो पैकेज डिसाइड हुआ वो चेंज होगा, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो चेंज नहीं होता। द क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड कांस्टेंट। वो तमाम तरह की क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती
उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। अब आपके सी प्रोग्राम के अंदर एक आइडेंटिफायर एज ए कांस्टेंट डिक्लेयर किया जा सकता है। अब उसके कई तरीके हैं। एक तरीकाकार ये है कि आप जनाब कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज कर लें उसके साथ, तो वो कॉन्स्ट हो गया, वो चेंज नहीं हो सकता। और दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप डिफाइंड डायरेक्टिव का इस्तेमाल करके आप उसको डिफाइन कर दें। जैसे हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज में बात की थी कि डिफाइंड डायरेक्टरी एक होती है, डायरेक्टिव होती है, आप उसके थ्रू इसको जो है वो कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। अ कीवर्ड कॉन्स्ट इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट आइडेंटिफायर। और जब आप इस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना, और उसी टाइम पे आप इसको वैल्यू भी पास कर देते हैं। तो लास्ट लेक्चर में 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट से जो मैंने बताए थे, एक था आपके पास डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करना, टू डिक्लेयर समथिंग। मिसाल के तौर पर जी आपने डेटा टाइप वेरिएबल की डेटा टाइप डिफाइन कर दी और साथ ही साथ आपने वेरिएबल का नाम बता दिया। ये 2 काम कर देने का मतलब क्या है, आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था इनिशियलाइजेशन का, कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन अगर आप उसको वैल्यू पास कर देंगे, कोई इनिशियल वैल्यू उसको दे देंगे, दैट विल बी कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। और तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है असाइनमेंट का, कि वेरिएबल को वैल्यू पास करना, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट, जो इक्वल की मदद से होता है। आगे चल के जब हम ऑपरेटर्स की बात करेंगे तो ऑपरेटर्स के अंदर इंशाल्लाह हम असाइनमेंट ऑपरेटर को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे। तो 3 तरह के डिफरेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और असाइनमेंट। आप जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेरेशन टाइम पे अगर आप उसको वैल्यू असाइन कर दें तो इसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। तो ये रूल याद रख लें कि जब भी कभी आप कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं तो वो हमेशा इनिशियलाइज होते हैं, वो डिक्लेयर नहीं होंगे, वो हमेशा इनिशियलाइज होंगे। अ वैल्यू इज असाइन टू इट एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। इसी तरह मैंने बताया दूसरा तरीका भी है, द डिफाइंड डायरेक्टिव कैन आल्सो बी यूज टू डिफाइन द कांस्टेंट आइडेंटिफायर्स। आप अपने मेन फंक्शन से ऊपर आप हैश का सिंबल लगा के डिफाइन लिखें आगे, और उसके बाद आगे आप कांस्टेंट डिफाइन कर दे जो भी आपने डिफाइन करना है। लेकिन याद रखिएगा वहां सेमीकोलन नहीं आना। Once a value is assigned to a constant identifier, it cannot be changed during the program execution. वो चेंज हो ही नहीं सकती। एक बार जो वैल्यू उसको दे दी वो फिक्स हो गई। तभी तो इसको कांस्टेंट कहते हैं, फिक्स। मैं साथ साथ आपको इसको प्रोग्राम के ऊपर कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करके भी दिखाता हूं ताकि आपको साथ साथ क्लियर होता जाए। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने बाकायदा तौर पर प्रोग्रामिंग शुरू कर दी थी, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे भी साथ साथ आपको प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व रखूं। सो सबसे पहले आप अपना एक ब्लैंक फाइल बना लें, या आप कोई एग्जिस्टिंग फाइल भी लेके आ सकते हैं। तो चलें, हमने लास्ट टाइम जो बनाई थी हम उसी को ओपन करते हैं। मेरे फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से फाइल थी गालिबन, हम उसको ओपन करते हैं जी। तो फर्स्ट फाइल ले जी, ये हमारी फाइल थी जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी। तो चलें जी, इसी के अंदर हम थोड़ी सी अमेंडमेंट कर लेते हैं, और मैं यहाँ से कुछ चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ। चलें, हम एक नई फाइल ही बना लेते हैं। इसको सबसे पहले सेव करते हैं। इसको मैं नाम देता हूँ constant.c, और इसके अंदर अब हम अपने पैरामीटर पूरे कर लेते हैं। इंक्लूड stdio.h। मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स करूँगा जानबूझ के सिंटैक्स की, ताकि आप लोगों की कंसंट्रेशन, आप लोगों को पता लगे हमारी कंसंट्रेशन इस लेक्चर के साथ कितनी है। ले जी, हमारे पास ये बेसिक पैरामीटर्स पूरे हो गए। अब हम एक कांस्टेंट बनाते हैं। मिसाल के तौर पर जी मैं कहता हूँ इंटीजर, नेम वेरिएबल है, या मैं चले नाम को ही रखता हूँ उसका जी हाउस वैल्यू, और इसको मैं 34 देता हूँ। ओके, आगे चल के मैं कह देता हूँ कि जी हाउस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 45। ओके, अब मैं इसको चलाता हूँ तो ये कोई इशू नहीं क्रिएट करेगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा, चूँकि इसमें मसला कोई नहीं है। आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ वार्निंग्स हैं, और वार्निंग्स की मैंने कहा था हम आगे चल के बात करेंगे।
ओके जी, तो इसके बाद आप अब इसको हम कर लेते हैं कांस्टेंट। मैं यहाँ पे अगर कॉन्स्ट का कीवर्ड लिख दूंगा ना तो ये चेंज नहीं हो सकता। देखिए मैं इसको चलाऊंगा, उसने एरर दे दिया, और एरर क्या दिया कि जी असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल, कि आप रीड ओनली वेरिएबल के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, कांस्टेंट हो गया, ये सिर्फ रीड हो सकता है, अपडेट नहीं हो सकता। तो जनाब एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीकाकार क्या है कि मैं यहां पे हेडर फाइल के ऊपर मैं यहां पे डिफाइन करता हूं हैश डिफाइन, और उसके बाद मैं कह देता हूं जी हाउस वैल्यू। अब यहां पे इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है, सो मैं यहां पे 40 इसकी वैल्यू रख देता हूं, और आगे चल के मैं इसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करता हूं। सो देखें सेम इशू लगेगा, फॉर ईच फंक्शन इट अपेयर्स इन दैट इज पिक्स कांस्टेंट। ये अगर आप जरा थोड़ा सा इधर देखें तो ये लिखा हुआ है कांस्टेंट, कि जनाब ये कांस्टेंट है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। सो पता ये चला कि जो कांस्टेंट की वैल्यू है आप उसको सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं वन टाइम, आप डिक्लेयर टाइम पे वन टाइम उसको वैल्यू पास कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जनाब अब हम बात कर लेते हैं कांस्टेंट की टाइप्स की। तो जनाब ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट की समझ आ गई कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो जनाब इसकी टाइप्स कितनी हैं? तो जनाब हमारे पास इसकी 3 तरह की डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं। एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज आ सकती हैं। एक होता है करैक्टर कांस्टेंट जिसके अंदर आप कोई भी कीबोर्ड का कोई एक सिंबल आप इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। और तीसरा नंबर पर होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या चीज होती है? ये कलेक्शन ऑफ डिजिट्स एंड लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स होता है। मैं यहां पे आपको थोड़ा सा इन तीनों में फर्क बताता चलूं, आगे चल के हमने जब डाटा टाइप की बात करेंगे तो उसमें भी इंशाल्लाह इस कॉन्सेप्ट को मजीद मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए बेटा जी, 2 चीजें डिफरेंट बड़ी क्लियर आपके सामने होती हैं। एक तो है आपका नाम। मुझे बताएं क्या आपके नाम में कोई डिजिट आता है, कोई नंबर आता है? नो, सिर्फ कैरेक्टर्स आते हैं। अब दूसरे नंबर पे क्वेश्चन है कि क्या आपकी जो एज है, नंबर्स में अगर मैं पूछूं तो क्या वो नंबर्स होंगे या कैरेक्टर्स होंगे, डिजिट्स होंगे या लेटर्स होंगे? तो आप कहेंगे जनाब एज हमेशा नंबर्स में काउंट होती है, 14 ईयर, 17 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर्स, तो हमेशा नंबर्स में काउंट होता है। तो दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिक डाटा। और जो आपका नेम है दैट इज योर कैरेक्टर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैटेगरी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अब आपके पास इसी तरह आपके घर का जो एड्रेस है, अब घर का एड्रेस फॉर एग्जांपल के जी मैं लिखता हूं कि जी 34XYZ ब्लॉक लाहौर। तो ये 34 जो इसमें मैंने लिखा ये 34 डिजिट्स हैं। XYZ ब्लॉक ये लेटर्स आ गए, तो इनमें स्पेसेस भी आ गई हैं, डॉट भी आया होगा। अगर कोई ऐसा एड्रेस है जी 4/3, तो ऐसे होते हैं ना एड्रेसेस, तो 4/3, तो 4/3 बेसिकली डिवीजन की फॉर्म आ गई, तो ये भी बेसिकली एक कैरेक्टर है। तो ऐसा डाटा जो कि लेटर्स और डिजिट्स की मिक्सअप फॉर्म होती है उसे कहते हैं स्ट्रिंग। दैट इज योर स्ट्रिंग कांस्टेंट। और ऐसा कांस्टेंट जो स्ट्रिंग को फॉलो करेगा उसे हम कहेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो 3 तरह के आपके पास जो है वो कांस्टेंट अवेलेबल होते हैं। एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है, एक कैरेक्टर कांस्टेंट है और एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो पहले बात कर लेते हैं जी न्यूमेरिक कांस्टेंट, क्योंकि न्यूमेरिक कांस्टेंट्स होते क्या हैं। आइडिया मैंने बिहाइंड द सीन आपको समझा दिया। अब सिर्फ किताब की बातों को भी समझना है कि न्यूमेरिक कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स एंड न्यूमेरिक्स ओनली। इसके अंदर सिर्फ डिजिट्स आते हैं, कैरेक्टर्स, लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स इसके अंदर नहीं आ सकते, सिर्फ नंबर्स ओनली। और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, बोथ आर एक्सेप्टेबल। अब इस कांस्टेंट में आप नेगेटिव नंबर भी लेके आ सकते हैं, आप पॉजिटिव भी लेके आ सकते हैं, और न्यूट्रल तो वैसे ही सबके साथ होता है। इसकी फर्दर आगे 2 टाइप्स हैं। फर्दर आगे इसकी अपनी 2 टाइप्स हैं। एक होती है इंटीजर कांस्टेंट और एक होती है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। अभी तक आप ये वर्ड सुनते आ रहे होंगे, फ्लोट, फ्लोट, इंट, फ्लोट। तो मैंने कहा चले मैं आपको बता ही दूं कि इनमें फर्क क्या है। देखिए बेटा जी, जो नंबर आपके पास, अब नंबर्स की भी 2 टाइप होती है ना। एक वो नंबर होता है जो अशारिये वाला नंबर होता है और एक नंबर अशारिये के बगैर होता है।
जो होल नंबर होता है उसे जी सेट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक में पार्ट 1 में मैथमेटिक्स में आपने बड़े अच्छे तरीके से इन चीज़ों को देखा होगा। जो जेड सेट होता है बेसिकली वो इंटीजर्स होते हैं, नंबर्स, होल नंबर्स। नंबर ऑफ पर्सन इन अ क्लास कभी भी पॉइंट्स में नहीं होते। आप ये कभी सुना किसी से एक क्लास में जी 34.5 स्टूडेंट्स हैं? नो, या 34 होंगे या 35 होंगे। तो ऐसा डाटा, ऐसा नंबर जो कि होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है उसे हम इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। और ऐसा नंबर जिसके अंदर पॉइंट इन्वॉल्व हो जाता है, डेसिमल पॉइंट आ जाता है, उसे हम कहते हैं ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। तो ऐसा कांस्टेंट जो कि इंटीजर्स को फॉलो करता है वो इंटीजर कांस्टेंट है, और ऐसा कांस्टेंट जो फ्लोट्स को कंसीडर करता है, पॉइंट्स को कंसीडर करता है, उसे हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं। So the numeric value that have no decimal part, the whole values only, are known as integer constant. जो whole values होती हैं ना जिसमें decimal point नहीं होता उसे हम integer constant कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स देख लें, 10, -16, 420, 87। So these are different examples. ये different examples हैं इस integer constant की। इसी तरह हमारे पास दूसरे नंबर पे है जी floating constant। ऐसा कांस्टेंट जो फ्लोटिंग पॉइंट को कंसीडर करता है। द न्यूमेरिक वैल्यूज दैट हैव डेसिमल पार्ट ओनली आर नोन एज फ्लोटिंग कांस्टेंट, जिसमें सिर्फ इशारिया वाली वैल्यूज आती हैं। अब उसकी एग्जांपल कोट करूं तो 1.609, 4.0, -6.2, -3.7। सो दीज आर मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ न्यूमेरिक फ्लोटिंग कांस्टेंट। सो इनकी फुल जो नेम है वो क्या है? न्यूमेरिक फ्लोटिंग कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। इसी तरह आपके पास जो कांस्टेंट की सेकंड टाइप है उसका नाम होता है करैक्टर कांस्टेंट। सिंगल एक करैक्टर। मैंने आपको पहले भी इस हवाले से बताया कि आपके कीबोर्ड पे हर एक सिंबल, हर एक निशान जो है वो एक करैक्टर है। तो आप इस तरह के कांस्टेंट के अंदर कोई भी एक करैक्टर आप स्टोर करवा सकते हैं, कोई एक करैक्टर। अ सिंगल करैक्टर इनक्लोज्ड इन अ सिंगल कोटेशन इज कॉल्ड करैक्टर कांस्टेंट, और ये नॉर्मली सिंगल कोट में लिखा जाता है। एक होता है डबल कोट्स, एक होता है सिंगल कोट, ये सिंगल कोट में लिखा जाता है। अ सिंगल करैक्टर में बी एन अल्फाबेट, डिजिट और अ स्पेशल करैक्टर, कुछ भी हो सकता है। ABC भी आ सकती है उसके अंदर, लेकिन एक वक्त में या तो A स्टोर होगा या B होगा या C। एक वक्त में एक करैक्टर। नंबर स्टोर करवा सकते हैं 0, 1, 2, 3। स्पेशल सिंबल यूज करवा सकते हैं इसके अंदर। तो एक सिंगल करैक्टर इसके अंदर स्टोर होता है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ करैक्टर कांस्टेंट इज 1 करैक्टर ओनली, सिर्फ एक करैक्टर। जैसे कि एग्जांपल मैंने कोट कर दी X, Y + A 9। सो दीज आर करैक्टर कांस्टेंट्स। These all are type of character constant। ये तमाम character constants हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो टाइप होती है कांस्टेंट की वो है स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या चीज होती है? मैंने आपको स्ट्रिंग की नेचर पहले बता दी। ऐसा डाटा जिसके अंदर सारी किस्म का डाटा आ सकता है। आप लेटर्स ले आए, आप करैक्टर्स ले आए, आप डिजिट्स ले आए, आप अल्फाबेट्स ले आए, हर एक चीज इसके अंदर आ जाती है, और ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा, स्ट्रिंग होगी। और याद रखिएगा स्ट्रिंग वेरिएबल भी होगा ना, तो वो भी अपने अंदर डाटा जो होगा वो कांस्टेंट नेचर का होगा। कि मिसाल के तौर पर जी वो एज इट इज प्रिंटेबल होते हैं। हाँ, उसके ऑपरेशंस हैं, आप लेंथ निकाल सकते हैं उसकी, आप फाइंड कर सकते हैं करैक्टर उसके अंदर, लेकिन वो कॉम्बिनेशन ऑफ करैक्टर होता है। ये बड़ा सूटेबल वर्ड माइंड में आया कि स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स। जैसे वर्ड्स मिलकर एक लेटर सेंटेंस बनता है, सेंटेंस मिलकर पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ्स मिलकर एक पेज बनता है, पेज मिलकर एक फाइल बनती है, फाइल मिलकर एक फोल्डर बनता है। इसी तरह आपके पास करैक्टर्स मिलकर एक स्ट्रिंग बनती है। सो अ सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स इनक्लोज्ड इन अ डबल कोटेशन मार्क्स, और ये डबल कोट्स में लिखे जाते हैं, इज नोन एज स्ट्रिंग कांस्टेंट, और स्ट्रिंग लिटरल्स भी कहते हैं इन्हें। The C compiler consider a string constant as a single token,
वो इस पूरे डबल कोट के अंदर लिखे हुए तमाम मैसेज को वो एक सिंगल टोकन कंसीडर करता है। आमतौर पर हम स्ट्रिंग्स जो स्टोर करते हैं ना, वो मैसेजेस के लिए स्टोर करते हैं। कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है, कोई मैसेज पैगाम देना है या लेना है, किसी से नाम पूछना है उसका, तो उसके अंदर ज़ाहिर स्पेस भी आती है। किसी से एड्रेस पूछना है उसका, तो उसके अंदर डिजिट भी आ जाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी आ जाते हैं। तो वो सारे के सारे नॉर्मली हम स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा कांस्टेंट जो स्ट्रिंग को फॉलो करता है उसे स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर माई फर्स्ट प्रोग्राम, ये एक स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में लिखी है। किसी का फोन नंबर डबल कोट्स में लिखा है। अब फोन नंबर न्यूमेरिक नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर हैफन भी आ रही है और ये न्यूमेरिक बड़े नंबर का होता है। इसी तरह ICS 999 आपका जो रोल नंबर है वो भी एक स्ट्रिंग है। सो दीज ऑल आर टाइप ऑफ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। अभी तक हमने बात की है, मैं एक बार जरा आपको ओवरव्यू करवाना चाह रहा हूं कि हमने सी लैंग्वेज में क्या कुछ सीख ली है। तो सी लैंग्वेज में हमने जनाबे वाला कैरेक्टर सेट को देखा, कीवर्ड्स को देखा, टोकन्स को देखा, फिर हमने उसके बाद अपने वेरिएबल्स को देखा, वेरिएबल की डिक्लेरेशन क्या होती है, वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन क्या होती है, क्या क्या रूल्स इस्तेमाल होते हैं वेरिएबल का नाम रखने के लिए, कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट की कौन कौन सी टाइप्स अवेलेबल है। अभी तक हम ये वर्ड बार बार यूज करते रहे हैं, डेटा टाइप, डेटा टाइप। सो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज मेंट बाय डेटा टाइप, कि डेटा टाइप होती क्या है। आपके प्रोग्राम के अंदर जो चीज भी आप प्रोग्राम को दे रहे हैं या आप उससे ले रहे हैं, वो रिजल्ट्स या इनपुट्स, वो तमाम चीजें क्या है, वो आपका डेटा है। इस कॉन्सेप्ट को जरा बड़े ध्यान से समझिएगा। ये जो वर्ड है ना डेटा, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो BScs की डिग्री होल्डर्स हैं और बड़े क्वालिफाइड हैं, लेकिन अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से उन्हें यही नहीं पता होता कि डेटा का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, और वो अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। हो जाता है लाइफ में, ऐसे लोग मिलते हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं होता उस तरफ, वो इस तरफ सोचते ही कभी नहीं कि यार डेटा एक्चुअली है क्या। तो मैंने कहा मैं मुनासिब समझता हूं कि आपको बता दूं कि हर वो चीज जो प्रोग्राम के अंदर इन आउट हो रही है, दो नंबर्स को जमा करना है, वो दो नंबर्स क्या है, वो डेटा है आपका। उन दो नंबर्स का जो सम है, रिजल्ट है, जो आपको आउटपुट मिल रही है, दैट इज योर डेटा। सो डेटा हर वो चीज है जो आप कंप्यूटर को दे रहे हैं या ले रहे हैं। द वैल्यू गिवन टू प्रोग्राम टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन इट इज कॉल्ड डेटा। अब फर्क यहां पे क्या आता है कि जो आपका डाटा प्रोसेस्ड होके आ जाता है ना, जो रिजल्ट की फॉर्म में डाटा आता है, उसे हम फिर डाटा नहीं, उसे फिर हम इंफॉर्मेशन का नाम दे देते हैं, क्योंकि वो हमारे रिजल्ट्स होते हैं, वो प्रोसेस्ड होके आए होते हैं, इसलिए हम उन्हें इंफॉर्मेशन का नाम दे देते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पार्ट 1 में, चैप्टर 1 में बात ही यहीं से शुरू हुई होगी कि डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है और डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है। सो वो डाटा का कॉन्सेप्ट आपको मैंने रोल बैक करवा दिया। The data type defines the set of values and a set of operations that can be performed on those values। कि जनाबे वाला आप उन वैल्यूज के ऊपर क्या परफॉर्म कर सकते हैं, आप उनको कैसे लेके चलेंगे, तो वो टाइप जो नेचर होगी ना उस डाटा की, दैट इज कॉल्ड डाटा टाइप। उसको डाटा टाइप कहते हैं। किस किस्म का ये डाटा है, ये भी आपने पार्ट 1 के चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ कि डाटा के कई सोर्स हो सकते हैं। टेक्स्ट डाटा होता है, इमेजेस की फॉर्म में डाटा होता है, वीडियोस की फॉर्म में होता है, वॉइस की फॉर्म में होता है, कैरेक्टर्स की फॉर्म में आता है, टेक्स्ट की फॉर्म में आ जाता है। देयर आर अ लॉट ऑफ मेथड्स, बहुत सारे तरीके होते हैं डाटा के, डाटा को रिसीव करने के। तो डाटा की मल्टीपल टाइप्स भी हो सकती हैं। तो इसी तरह प्रोग्राम जब आपने सी में लिखना है तो उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए डाटा की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। द डाटा इज गिवन टू द प्रोग्राम एज ए इनपुट, और डाटा हमेशा प्रोग्राम को एज ए इनपुट दिया जाता है। और फिर आपने जो अपनी प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, ये डाटा उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक प्रोसेस्ड होने के बाद आपको आउटपुट मिल जाती है। और वो डाटा एक्चुअली वो भी डाटा ही होता है, लेकिन वो चूंकि प्रोसेस्ड हो चुका होता है उसे हम इंफॉर्मेशन का नाम दे देते हैं। तो होता आपकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही है, जो इंस्ट्रक्शंस आपने दी होती हैं।
इन प्रोग्राम डिजाइनिंग से मुराद क्या है? प्रोग्राम लिखने को कहते हैं प्रोग्राम डिजाइनिंग। द डाटा एंड इट्स टाइप आर डिफाइंड बिफोर डिजाइनिंग द एक्चुअल प्रोग्राम यूज टू प्रोसेस द डाटा। अब ये रूल वही है जो पीछे हम पढ़ के आए हैं कि जनाब कोई भी वेरिएबल बगैर डिक्लेयर किए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जनाबे वाला कोई भी डाटा प्रोसीड नहीं हो सकता जब तक कि वो मेमोरी में डिक्लेयर नहीं होगा। प्रोग्राम में आप उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो डिक्लेयर करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो नाम रखना आपने, वो कुछ भी रख सकते हैं, और दूसरा उसकी किस्म कि किस किस्म का वो डाटा स्टोर होगा। तो डाटा टाइप के बगैर आप वेरिएबल बना भी नहीं सकते। तो इसलिए भी डाटा टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। द वैल्यू और डाटा यूज इन अ प्रोग्राम मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप। कोई नंबर्स में आ रहा है, कोई कैरेक्टर्स में आ रहा है, कोई डिजिट्स में आ रहा है, कोई स्ट्रिंग्स की फॉर्म में आ रहा है, कोई पॉइंट में डाटा आ रहा है। तो डाटा की मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं। प्रोग्राम के अंदर कई तरह का डाटा हमें हैंडल करना पड़ता है। अभी तो हमने प्रोग्रामिंग शुरू ही नहीं की ना, इसलिए हम उस पर नहीं कह सकते कि हमें डाटा की कौन कौन सी किस्में हैं जी। तो जब हम पढ़ लेंगे ये बात इंशाल्लाह फिर आप प्रोसीड करेंगे, आप देखोगे कि हाँ जनाब ये भी टाइप की ज़रूरत हमें पड़ जाती है। डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर्स जब हम स्टडी करेंगे तो आप देखोगे कि जनाब ये टाइप्स की ज़रूरत भी हमें पड़ सकती है। इन सी प्रोग्राम ईच वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक डाटा टाइप। हर एक वेरिएबल की कोई ना कोई टाइप लाजमी होगी जो कि डिक्लेरेशन टाइप पे आप डिफाइन करते हैं। अब वो कौन कौन सी इकसाम है जी जो सी लैंग्वेज में मौजूद हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। वैसे तो हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती हैं स्टैंडर्ड और दूसरी होती हैं यूजर डिफाइंड। अब वही कॉन्सेप्ट जो हमने आइडेंटिफाइड में देखा कि वो तमाम तरह की डाटा टाइप्स जो लैंग्वेज में पहले से मौजूद हैं, आपने जस्ट उनको इस्तेमाल करना है, वो स्टैंडर्ड डाटा टाइप होगा। और इसके अलावा वो तमाम डेटा टाइप्स जो आपने खुद बनाई, जी हाँ आप अपनी डेटा टाइप खुद भी बना सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। मैं स्टूडेंट टाइप की डेटा टाइप भी बना सकता हूँ जिसमें स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, फादर नेम, उसका एड्रेस वगैरह मैं स्टोर करवाऊँ। तो पूरा एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करवाना चाहता हूँ तो स्टूडेंट के नाम से डेटा टाइप भी बना सकता हूँ। खैर वो हमारा एक बाद का टॉपिक है, जब हम वहाँ पहुँचेंगे फिर उसकी बात करेंगे। तो दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक वो जो लैंग्वेज के अंदर पहले से मौजूद हैं और दूसरी वो जो यूजर खुद बनाता है। पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड की। द डाटा टाइप्स दैट हैव बीन डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड डाटा टाइप। जो लैंग्वेज का पार्ट होती है, जो लैंग्वेज में पहले से डिफाइंड हुई होती हैं, उन्हें हम स्टैंडर्ड डाटा टाइप कहते हैं। अब उनमें कौन कौन सी मौजूद है सी लैंग्वेज में? एक पहले नंबर पे तो है इंट, जो कि इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म है। इंटीजर से मुराद क्या होगा? होल नंबर्स ओनली। इंट के अंदर आप कभी भी अशारिया वाली वैल्यू को स्टोर नहीं करवा सकते। आप करवाने की कोशिश करेंगे वो इग्नोर कर देगा। एरर आपको बेशक ना दे लेकिन इग्नोर कर देगा। मैं आपको इसका एक एक्सपेरिमेंट पहले दिखा देता हूं। देखें जी, हम यहां पे एक वेरिएबल बना लेते हैं। मैं यहीं पे बना लेता हूं जी इंटीजर टाइप का हाउस वैल्यू, ठीक है जी। और मैं इसको वैल्यू पास करता हूं 45 और मैं 45.98 और अब मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूं प्रिंट एफ की मदद से। ये नई लाइन पे जाने के लिए कंट्रोल बैकस्लैश n यूज करते हैं ताकि वो नई लाइन पे चला जाए। देखिए जी 45 लिखा आया, हमने तो 45.98 दिया है, लेकिन वो 45 ही लेके आएगा, पूरी होल वैल्यू लेके आएगा। तो ये इंटीजर टाइप है जो पूरा होल नंबर लेती है। दूसरे नंबर पे है जी फ्लोट पॉइंट, ये सिर्फ अशारिया की वैल्यू को लेगा। चेक कीजिएगा, मैं फ्लोट लिखता हूं और अब मैं यहां पे इसका कोड चेंज करूंगा, फ्लोट का एफ होता है। सो ये देखें वो उसने अशारिया के अंदर अपनी पूरी प्रेसिजन के साथ रिजल्ट दिया। अब मैं इसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू रखता हूं जो न्यूमेरिक होल है 45। सो देखें उस पर भी उसने 45.00000 शो करवा दिया। तो ये फ्लोट डाटा टाइप है। अब आप बाज औकात कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार मुझे नहीं पता कि यूजर फ्लोट वाली वैल्यू देगा या बगैर फ्लोट के देगा।
वो इंटीजर देना चाह रहा है या फ्लोट देना चाह रहा है, आप पता ही नहीं है आपको। तो फिर उन दोनों की मिक्सचर फॉर्म एक है डबल। अब डबल के अंदर क्या होता है, इंटीजर भी आ जाएगी और फ्लोट भी आ जाएगी, यानी कि जो वैल्यू स्टोर करेंगे वो उसी तरह की प्रिंट करेगा, डबल। और इसी तरह आपके पास एक CHAR है जो करेक्टर की शॉर्ट फॉर्म है। करेक्टर, एक सिंगल करेक्टर स्टोर करवाना है। जैसे कि मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। हम यहां पे एक करेक्टर ले लेते हैं जी CHAR, और मैं नाम इसका रखता हूं S, और S में स्टोर कर लेता हूं मैं। देखिए मैं यहां पे 2 करेक्टर रखता हूं, तो यहां पे ये सिर्फ एक कंसीडर करेगा, और करेक्टर का कोड C होता है। और यहां पे मैं हाउस वैल्यू की जगह S लिखता हूं। चेक कीजिएगा कि उसने देखे स्क्रीन पे सिर्फ एक शो किया बाद वाला। तो करेक्टर बेसिकली एक सिंगल करेक्टर को लेता है। ओके जी, तो ये कुछ डाटा टाइप्स हैं जो कि सी के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा एक स्ट्रिंग डाटा टाइप भी होती है, वो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले लेक्चर्स में उसकी हेडर फाइल चूंकि इंक्लूड करनी पड़ती है, तो उसके लिए फिर हम आगे चल के बात करेंगे। अभी हम बेसिक डाटा टाइप्स की बात कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड के अंदर हमारे पास मौजूद होती हैं सी लैंग्वेज में। अब बात कर लेते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स की। तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं? जो यूजर खुद डिफाइन करता है। सी लैंग्वेज आल्सो अलाउज द यूजर टू डिफाइन हिज और हर ओन डाटा टाइप। कि आपको सी लैंग्वेज ये भी अलाउ करती है कि अगर आपको ये डाटा टाइप पसंद नहीं आती तो आप अपनी भी डाटा टाइप बना सकते हैं। उसका पूरा एक प्रोसीजर होता है, वो आप इस्तेमाल करते हुए अपनी टाइप्स बना सकते हैं। सो ऐसी टाइप्स जो आप खुद बना सकते हैं उन्हें कहते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, जो यूजर खुद डिफाइन कर सकता है, उन्हें यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कहते हैं। ओके जी, अब कुछ बात कर लेते हैं जी इंटीजर डाटा के ऊपर। अब इनमें से पहली डाटा टाइप हम उठा रहे हैं जिसका नाम है इंटीजर डाटा। अब इंटीजर डाटा बेसिकली क्या है, हमने इसकी डेफिनेशन तो देख ली। एंड इंटीजर डाटा इज अ होल न्यूमेरिक वैल्यू विद नो डेसिमल पार्ट। अशारिया वाली वैल्यू इसके अंदर स्टोर नहीं होगी। अगर आप करेंगे तो आपने प्रैक्टिकली देखा कि अशारिया के बाद वाली तमाम चीजों को वो इग्नोर कर देगा। अब उसकी कुछ एग्जांपल्स में बात करें। अच्छा, इसमें नेगेटिव भी आते हैं और पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं, नेगेटिव वाले भी और पॉजिटिव वाले भी। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं 1, 12, -3, 58, -19। सो दीज ऑल आर इंटीजर टाइप्स। अब इसके अंदर भी मुख्तलिफ चीजें हैं। अब देखें ना, जरूरी देखें बात पता क्या होती है कि जरूरत के मुताबिक आपको चीजों का इस्तेमाल का पता लगता है। अब आपने नंबर एक ले लिया, अब ये नंबर जो है वो मेमोरी में कुछ जगह लेगा। अब उसका भी एक साइज है। आपको जरूरत छोटे से साइज की थी, आपने इतनी बड़ी साइज की चीज ले ली, तो जाहिर सी बात है मेमोरी वेस्ट हो रही है। अभी तो शायद आपके लिए छोटे छोटे प्रोग्राम्स आप बनाएंगे, शायद आपको मेमोरी की इंपॉर्टेंस का आइडिया ना हो, लेकिन जनाबे वाला जो जो आप बड़े लेवल के प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा, आपको इस बात का एहसास होगा कि जनाब मेमोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है और मेमोरी लिमिटेड होती है। और मेमोरी से मुराद क्या है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इंटीजर की अपनी कुछ डाटा टाइप्स हैं, अपनी कुछ टाइप्स हैं आगे फर्दर। एक तो खाली इंट है ना, इसी तरह एक शॉर्ट इंट है, एक लॉन्ग छोटा इंटीजर लेना है, एक बड़ा इंटीजर है, एक अनसाइंड बगैर सिंबल के, प्लस के अलग है, माइनस के अलग है, एक अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर है। इसी तरह आपके पास कुल मिला के ये 5 मुख्तलिफ इकसाम आगे इंटीजर की अपनी है। सो पहले बात करते हैं सिंपल इंट डाटा टाइप जो होती है। अगर आप खाली इंट लिखते हैं तो ये इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करेगा, सिर्फ इंटीजर को, और मेमोरी में ये 2 बाइट्स लेगा। ये इसका साइज है। अब मेमोरी में ये 2 बाइट्स लेगा। अब ये नोट करते जाएं साथ साथ, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बता रहा हूं, किताब में लिखी हुई हैं, आप किताब से भी नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि जो चीज सीखते जा रहे हैं साथ साथ उसको लिखते जाएं। तो ये 2 बाइट्स मेमोरी में लेता है। अब इसकी जो रेंज है, कितना नंबर ये स्टोर कर सकता है, तो -32,768 से लेकर 32,767 तक ये नंबर स्टोर कर सकता है। अगर आप इसको जर्नल फॉर्म में बात करें तो 2⁻15 से लेकर 2⁻15-1। तो एक माइनस में, क्योंकि आपको पता है माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है, तो ये उसकी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब आप प्रेजेंट करते हैं ना नंबर्स को, तो ये उससे रिप्रेजेंट किया कि यहां से लेकर
यहां तक ये इसकी रेंज है, यानी कि इससे बड़ा नंबर आप स्टोर करने की कोशिश करेंगे वो स्टोर नहीं करेगा, ये इसकी बाउंड्री से बाहर चला जाएगा। तो इंटीजर का जो साइज है वो 2⁻15 है और ये 2 बाइट्स मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। इसी तरह हमने बात की है शॉर्ट इंट डाटा टाइप। अब ये इंटीजर की ही आगे सब एक टाइप है जिसका नाम है शॉर्ट इंट। अब शॉर्ट इंट से मुराद क्या है? ये बेसिकली इंटीजर ही शॉर्ट इंट होता है। डिफॉल्ट सेटिंग के साथ जो इंटीजर डाटा टाइप है वो बेसिकली आपकी शॉर्ट ही होती है। ये भी मेमोरी में 2 बाइट्स ही लेती है और इसकी रेंज भी वही है जो आपने देखी है इंटीजर डाटा टाइप की। तो बेसिकली इंट ही बेसिकली शॉर्ट इंट है। डिफॉल्ट सेटिंग में ये आपको शॉर्ट इंट ही मिलता है। अब अगर नंबर बड़ा है आपके पास, बहुत बड़ा नंबर है, तो उसके लिए फिर आप जो है वो शॉर्ट इसके साथ लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन ये है वही ओरिजिनल इंट ही है। सो अगर आपको बहुत बड़ी वैल्यू की जरूरत पड़ गई तो फिर उसके लिए आप लॉन्ग इंट यूज कर लें। अब लॉन्ग इंट क्या करती है? ये डबल कर देगा साइज को। अब साइज जब डबल हुआ तो 15 था तो ये 31 पे चला जाएगा। साइज है ना मेमोरी के अपने, तो ये 31 पे चला जाएगा। तो ये मेमोरी में 4 बाइट्स मेमोरी ऑब्जर्व करेगा, ऑक्युपाई करेगा अपने पास। सो इसकी रेंज की बात करें तो 2⁻31 ये इसकी बाउंड्री है, इसकी लिमिट है, इसके अंदर नंबर्स की, ये नंबर्स की लिमिट है इसकी। द लॉन्ग इन डाटा टाइप कैन ऑल्सो बी रिटन एज लॉन्ग। आप खाली लॉन्ग भी लिख सकते हैं। तो जब लॉन्ग लिखेंगे तो बेसिकली डिफॉल्ट में वो लॉन्ग इंट ही होगा, लेकिन अगर आपने फ्लोट और इंट में डिफाइन करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो फिर उसके लिए आपको लॉन्ग के बाद बताना पड़ेगा कि लॉन्ग इंट है या लॉन्ग फ्लोट है। इसी तरह आपके पास एक है जी अनसाइंड इंट। अब ये अनसाइंड इंट बेसिकली क्या है? ये आपका इंटीजर ही डाटा टाइप है, लेकिन ये वन डायरेक्शन है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर को लेता है। द अनसाइंड इंट डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर अनसाइंड इंटीजर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। ये 0 से लेकर 65,535 तक के डाटा को स्टोर करेगा। इसमें नेगेटिव वाले नंबर नहीं आ सकते। अब देखो ना, फिर वही बात आ गई कि जरूरत के मुताबिक यूज होना है। अब एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मिसाल के तौर पर जी सैलरी शीट बनानी है, तो सैलरी में कभी ऐसा हुआ किसी की सैलरी नेगेटिव में बनती हो? और अच्छे इदारे तो कभी भी कि अपने एम्प्लॉइज को जो है वो सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपकी सैलरी अगर 10,000 है तो आप 15,000 एडवांस ले लिया आपने, तो वो नेगेटिव काउंट नहीं होता। बेसिकली वो एडवांस होगा कि एडवांस ऑलरेडी आप हाफ सैलरी एक अगले माह की भी एडवांस ले चुके हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर अब देखो ना, आपके पास आप कहते हैं कि जी मैंने इतने % इसमें से डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट कभी भी नेगेटिव में नहीं दे सकते आप, नुकसान में डिस्काउंट नहीं दे सकते आप, लेकिन जरूरत के मुताबिक आप उन चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं अपने पास। तो अनसाइंड इंट जो होता है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को लेता है और ये मेमोरी में 4 बाइट ही लेता है, सॉरी 2 बाइट्स ही लेता है। द अनसाइंड इंट डाटा टाइप कैन ऑल्सो बी रिटन एज अनसाइंड। फिर वही बात कि अगर आपने इंट और फ्लोट में डिफरेंशिएट करना है तो फिर साथ लिखना पड़ेगा। इसी तरह एक चौथी टाइप भी इंटीजर की है, पांचवी सॉरी, जिसका नाम है अनसाइंड लॉन्ग इंट। अब ये है तो वो इंटीजर का ही टाइप लॉन्ग वाली, ये लॉन्ग वाला डाटा है लेकिन सिर्फ पॉजिटिव। द अनसाइंड लॉन्ग डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर द लार्ज अनसाइंड इंटीजर्स वैल्यूज ओनली पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज। और ये मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है, क्योंकि लॉन्ग भी 4 लेता है तो ये 4 ही लेगा। अब इसकी रेंज आप देख सकते हैं, इतना बड़ा नंबर ये स्टोर कर सकता है लॉन्ग अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स में। द अनसाइंड लॉन्ग इंट डाटा टाइप कैन ऑल्सो बी रिटन एज अनसाइंड लॉन्ग इंट। आज के लिए हम यहीं पे क्लोज करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने डाटा टाइप की सिर्फ इंटीजर डाटा टाइप को देखा है। आइंदा लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी डाटा टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज के लिए मैं यहीं पे बात स्टॉप करूंगा ताकि चीज़ें आपको समझ आए। एक बार हमेशा की तरह लेक्चर को समराइज कर लेते हैं। हमने बात स्टार्ट की थी कांस्टेंट से, कि वो क्वांटिटीज जिसकी वैल्यूज चेंज ना हो सकती हो उन्हें हम कांस्टेंट्स कहते हैं। फिर हमने कांस्टेंट्स की टाइप्स की बात की, जिनमें एक
न्यूमेरिक था, फिर कैरेक्टर था, फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट, ये 3 तरह के डिफरेंट टाइप को देखा। फिर हमने डाटा टाइप की बात की, स्टैंडर्ड डाटा टाइप की बात की, फिर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप की बात की, और आखिर पे हमने इंटीजर डाटा टाइप की बात की, और आगे फर्दर सब टाइप्स ऑफ इंटीजर हमने उसको देखा। मैं समराइज करता चलूं कि 2 बाइट्स सिंपल जिसके साथ इंट लिखा होगा, खा वो साइंड हो या जनरल इंट हो, वो 2 बाइट्स लेगा। अगर लॉन्ग का वर्ड साथ लग जाएगा तो वो 4 बाइट लेगा। तो आज का लेक्चर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करता हूं ये तमाम चीजें आपने अच्छे तरीके से कवर की होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।